यहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रिकल मटेरियल के से देखेंगे हम कुछ कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल मटेरियल के। जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में देखते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? अगर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल, अब इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट है वो लो होनी चाहिए, यानी कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और तीसरा, हम कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो ये क्वालिटी तो यहाँ पर होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा? हाई रेजिस्टिविटी होगी, तो हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं यहाँ पर लो परमिटिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और हम कह सकते हैं यहाँ पर नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, या फिर सॉइल से या फिर एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक ये होना चाहिए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर ये नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए, यानी जलना नहीं चाहिए। नॉन इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE, यानी नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये एसिड और एल्कली से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी अनअफेक्टेड बाई एसिड एंड एल्कलीज, तो इनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसकी इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, वो अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर की वजह से। जो भी इसकी इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल, ये दोनों का इफेक्ट है, यानी इन प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट है, टेम्परेचर का नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर से ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये यहाँ पर इसकी क्वालिटी है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी होनी चाहिए। तो इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर हम कह सकते हैं कि इसको जनरली मटेरियल को टू अलग अलग तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी डिस्टिंक्ट वे में हम इसका यूज कर सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल को, या फिर इंसुलेटिंग जो मटेरियल है उसको हम उपयोग कहाँ करते हैं? पहला तो हम इसका उपयोग करते हैं टू सपोर्ट एंड इंसुलेट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम ग्राउंड। यानी क्या करता है ये? इंसुलेट करता है कंपोनेंट को। किससे करेगा इंसुलेट? या तो आपस में ईच अदर, एक दूसरे से इंसुलेट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राउंड से इंसुलेट करने के लिए काम आता है। दूसरा, इसका फंक्शन होता है एज ए डाइलेक्ट्रिक फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए ये इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। किसके लिए? फॉर कैपेसिटर। तो दो तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, या तो इंसुलेट करना है ये कंपोनेंट को, या फिर इसका जो डाइलेक्ट्रिक की तरह हम कैपेसिटर में इसको यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इंसुलेट करते हैं दो कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर इंसुलेट करते हैं, तो इट इज जनरली डिस्क्राइबल टू हैव द कैपेसिटेंस टू ऑफ सपोर्ट एज वेल एज पॉसिबल। यानी कि इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है, यानी यहाँ पर डिजायरेबल है, जनरली डिजायरेबल टू हैव द कैपेसिटेंस ऑफ सपोर्ट एज वेल एज पॉसिबल, एंड consistent with the acceptable mechanical, chemical and heat resistance property. ए लो वैल्यू परमिटिविटी इज थस डिजायरेबल, यानी कि हम जहाँ इंसुलेट जब यूज करते हैं, इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, इंसुलेट के लिए यूज करते हैं, तो इसकी जो कौन सी प्रॉपर्टी हम ज़्यादा डिजायरेबल यूज करते हैं? लो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ज़्यादा हम डिजायर करते हैं।
लो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। और अगर हम इसको डायरेक्टर की तरह यूज करें कैपेसिटर के अंदर, तो हमें क्या होनी चाहिए इसके अंदर, हाई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए हाई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, तो दोनों ही सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, लो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, हाई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटर इज एबल टू फिजिकली एज वेल एज पॉसिबल। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे यहाँ पर गोल्ड के बारे में, कि गोल्ड है वो कंडक्टर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? गोल्ड हमारा कंडक्टर है, यानी एज ए कंडक्टर हम गोल्ड को यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टली होने की वजह से इसको यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर हैं। गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं स्टील है, ये भी अच्छा कंडक्टर है, और एल्युमिनियम है, ये भी अच्छा कंडक्टर है, एल्युमिनियम। ब्रास है, ये भी अच्छा कंडक्टर है। ये सारे अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर इजिली करंट फ्लो हो जाती है। तो ये कंडक्टर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वन और मोर डायरेक्शन, यानी कि करंट है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, वो कहलाता है हमारा कंडक्टर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक मटेरियल हम यूज करते हैं, कोई भी मटेरियल हमने यूज किया है, उसके अंदर सुपर कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, मीटल कौन सा होता है, सुपर कंडक्टर कौन सा होता है, यानी कि ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि कोई भी मटेरियल है वो किस तरीके से हाई टेम्परेचर पर किस तरीके से बिहेव करता है। अगर मेटल कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है हाई टेम्परेचर पर, और टंगस्टन है उसको हम रेजिस्टेंस वायर की तरह यूज कर सकते हैं। इसको टंगस्टन को किस तरह यूज कर सकते हैं हम, एज ए रेजिस्टेंस वायर यूज कर सकते हैं टंगस्टन को, रेजिस्टेंस वायर। और सुपर कंडक्टर मटेरियल है जो प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर के अंदर होता है। जैसे ग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझें इसको, क्या होगा, जैसे मटेरियल की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए बनाते हैं, ये हमारे हम टेम्परेचर के लिए बनाते हैं। तो ये हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा इधर, और इधर हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी। अब जैसे हम देखें, एक हम यहाँ पर लगा देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर की। अब क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर, जैसे सुपर कंडक्टर के लिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है। तो ये तो हमारा बिहेवियर हो गया सुपर कंडक्टर का, सुपर कंडक्टर। अगर हम मीटल की बात करें, मीटल कंडक्टर की, तो मीटल कंडक्टर इस तरीके से बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर से जस्ट नीचे, ये हमारा होगा मीटल कंडक्टर, मीटल कंडक्टर। तो मीटल कंडक्टर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो मीटल कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। और रजिस्टिविटी होती है जो मीटल कंडक्टर की, हम कह सकते हैं रजिस्टिविटी मीटल कंडक्टर की जीरो के पर क्या होती है। जैसे जीरो के पर भी रजिस्टिविटी यहाँ पर कुछ ना कुछ होती है, मीटल कंडक्टर की रजिस्टिविटी रो नॉट, ये किस पर है, T इक्वल टू अगर 0 केल्विन है तब भी यहाँ पर रजिस्टिविटी मीटल कंडक्टर की होती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि क्या होता है, मीटल कंडक्टर के अंदर रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ में। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। दूसरा हम कह सकते हैं कि हायर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी हायर, अगर टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पर हाई होगी इसके अंदर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक क्रिटिकल टेम्परेचर की सिचुएशन यहाँ पर दे रखी है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर की सिचुएशन है। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज ड्रास्टिकली बिलो दी क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखें रेजिस्टिविटी वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुँचते हैं रेजिस्टिविटी एकदम हाई होती है।
तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी हम कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे 0 है। और टंगस्टन है, टंगस्टन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वायर की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी होती है टंगस्टन की वो लो होती है। इसका मतलब ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फ्लो को अलाउ करता है। क्योंकि टंगस्टन के अंदर रेजिस्टिव वायर की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो लो होती है। रेजिस्टिविटी टंगस्टन की क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हम पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यानी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्लास्टिक का, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्लास्टिक कंटेनिंग फिल्टर या फिलर है, प्लास्टिक से फिलर बनाया हुआ है, उसके अगर आर्टिफिशियली इंक्रीज करना चाहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कौन से मेथड से इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, प्लास्टिक कंटेनिंग फिलर्स दिए हुए हैं। प्लास्टिक कंटेनिंग फिलर्स, तो प्लास्टिक कंटेनिंग फिलर्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक कंटेनिंग फिलर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका। अगर इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या करना चाहते हैं, आर्टिफिशियली इंक्रीज करना चाहते हैं। आर्टिफिशियली, अगर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम आर्टिफिशियली इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटरफेशियल पोलराइजेशन कर रहे हैं। अगर आर्टिफिशियली इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो किसकी मदद से हम आर्टिफिशियली इंक्रीज कर सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनिंग फिलर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हम इंक्रीज कर सकते हैं इंटरफेशियल पोलराइजेशन की वजह से। अब इंटरफेशियल पोलराइजेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। इंटरफेशियल पोलराइजेशन, POLARIZATION। अब इंटरफेशियल पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेशियल पोलराइजेशन जो होता है ये अगर फिलर्स के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी वजह से होता है। इंटरफेशियल पोलराइजेशन किसकी वजह से होती है, फिलर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनकी वजह से ये इंटरफेशियल पोलराइजेशन होता है। और इसकी वजह से क्या होगा, इंटरफेशियल पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंटरफेशियल या हम बोल सकते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। इंटरफेशियल पोलराइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। तो ये स्पेस चार्ज पोलराइजेशन बोल सकते हैं इंटरफेशियल पोलराइजेशन को। ये कब होगा, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन अकर व्हेन द लार्ज देयर इज एन accumulation ऑफ चार्ज एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मटेरियल। यानी दो मटेरियल हैं हमारे पास में, ये पहला मटेरियल है और ये दूसरा मटेरियल है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तब ये स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होता है जिसे हम इंटरफेशियल पोलराइजेशन बोलते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आर्टिफिशियली यानी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक कंटेनिंग फिलर्स का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बढ़ा दिया है। तो ये दो मटेरियल के बीच में एक्यूमुलेशन की वजह से हो सकता है, ACCUMULATION। तो दो मटेरियल के बीच में एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन हो सकता है या फिर इंटरफेशियल पोलराइजेशन हो सकता है, या फिर दो रीजन के बीच में एक्यूमुलेशन हो गया उनकी वजह से हो सकता है। विद इन द मटेरियल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। अब ये एक्यूमुलेशन किसकी वजह से होता है, दो मटेरियल के बीच में एक्यूमुलेशन किसके कारण से होता है, ये एक्सटर्नल फील्ड है उसकी वजह से होता है। जो हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पर, उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इन दोनों के बीच में एक्यूमुलेशन होगा। और एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पर इंटरफेशियल पोलराइजेशन या स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है प्लास्टिक कंटेनिंग फिलर्स का बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेशियल पोलराइजेशन। दिस कैन अकर व्हेन देयर इज ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, अगर वहां पर कोई कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है तब होता है ये। या
देयर आर टू इलेक्ट्रिक कनेक्टेड टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जैसे हमारा ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या है, अगर दो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये एक्युमुलेशन होगा इनके बीच में एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और यहाँ पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाता है। अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड सम ऑफ द डिफेक्ट में माइग्रेट थ्रू द मटेरियल टुवर्ड्स टू इलेक्ट्रोड दैट आर अपोजिट पोलरिटी टू देयर चार्ज इन फिनोमेना। तो यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ कंडीशन की, कुछ डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अपोजिट पोलरिटी का चार्ज यहाँ पर हो जाता है। इन दोनों ये जो दो इलेक्ट्रोड हमने लगाई है इनके बीच में अपोजिट पोलरिटी का चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो ये डिफेक्ट की संभावना यहाँ पर रहती है इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे क्या होता है, डाईमैग्नेटिक जो मटेरियल हैं वो कब शो करते हैं, मैं जब हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी वो मटेरियल है मैग्नेटिज्म शो करते हैं, जो भी डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो दो तरह के मटेरियल हमारे पास में होते हैं यहाँ पर, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ये हमने पहले भी देखा है पहले की वीडियो में, डाईमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। अब डाईमैग्नेटिक जो मटेरियल हैं ये कब शो करते हैं अपना मैग्नेटिज्म, जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, तभी ये मैग्नेटिज्म यहाँ पर शो करते हैं। और जो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म कब शो करते हैं, ये मैग्नेटिज्म तब शो करते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में, चाहे डाईमैग्नेटिक हो चाहे पैरामैग्नेटिक हो, दोनों ही मैग्नेटिज्म तभी शो करते हैं जब हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तभी ये अपना मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल ए वेरी वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये सबसे वीक फॉर्म है मैग्नेटिज्म की, डाईमैग्नेटिक मटेरियल। दैट इज नॉन परमानेंट, परमानेंट एग्जिस्ट ओनली व्हाइल द एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, द रिलेटिव परमिटिविटी इज स्मॉल एंड लेस देन यूनिटी। तो जब इसका हम देखते हैं डाईमैग्नेटिक के अंदर, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, डाईमैग्नेटिक की रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो इस बहुत स्मॉल होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि लेस देन यूनिटी होती है, लेस देन यूनिटी, यानी कि यूनिटी से भी कम होगी यहाँ पर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, ईच ऑटम्स पासेज ए परमानेंट डाइपोल्स मूवमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल these magnetic movement cancel out each other and there is no net magnetism in the absence of electric field। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स यहाँ पर या मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं जो क्रिएट होते हैं यहाँ पर पैरामैग्नेटिक में, मैग्नेटिक मूवमेंट्स वो क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद में क्या होते हैं, ईच अदर से कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जब वो कैंसिल आउट हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं बचता है, किसकी एब्सेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में। अब हम बात करें नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, वो है कि जो हम यूज करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी है, फेराडे रोटेशन है, हिस्टैरिसीस लॉसेज हैं, उनके क्या आपस में कनेक्शन है। जैसे बात करें हम, कुछ कोड्स दिए गए हैं और उनके कुछ क्या है यूजेज दिए गए हैं, जैसे कि फेराइट, फेराइट है किससे रिलेटेड है, कहाँ पर यूज किया जाएगा फेराइट। तो फेराइट्स की बात करें, फेराइट्स हम किससे रिलेटेड है, ये फेराडे के इफेक्ट से रिलेटेड है फेराइट्स, यानी फेराडे के इफेक्ट को ये शो करता है, इफेक्ट से ये कनेक्टेड है या इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। सुपर कंडक्टर की बात करें, सुपर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो हमें कहाँ से मिलती है, किसने इसको बताया है, तो सुपर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है ये हमारा मीसनर इफेक्ट भी हमारा सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बता देता है। तो मीसनर, MEISNER, मीसनर इफेक्ट, ये हो गया। फिर हम बात करें किसकी, क्वार्टज की, QARTZ। तो क्वार्टज है,
क्वार्टज के अंदर क्या होता है, क्वार्टज है इसमें हम पीजो इलेक्ट्रिक जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं क्वार्टज से। किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, पीजो इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और एक चौथा पॉइंट है हमारे पास में आयरन। आयरन है इसके अंदर क्या होगा, हिस्टेसिस लॉसेज हैं वो आयरन से रिलेटेड होते हैं, हिस्टेसिस लॉसेज, हिस्टेसिस लॉसेज। अब इनको हम देख लेते हैं चारों को, चारों की सिचुएशन क्या है और किस तरीके से इनका उपयोग किया जाएगा यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की, बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या कहती है, इट इज ए फिनोमिना ऑफ एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड एक्सक्लूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड अकरिंग एट सर्टेन मटेरियल। तो सुपर कंडक्टर विच कूल्ड बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी यहाँ पर क्या होगा, सुपर कंडक्टिविटी के अंदर रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो जाता है। यहाँ पर जब भी हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड के साथ में कनेक्ट करते हैं, या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड अप्लाई करते हैं, फिर भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है जीरो हो जाता है। तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ एग्जैक्टली जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड एक्सक्लूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड अकरिंग इन सर्टेन मटेरियल। तो ये सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। और इनको हम क्या कर सकते हैं, जब इनको कूल किया जाता है, कूल्ड एक क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाया जाता है, तो ये क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस जीरो शो कर देते हैं। और ये किसकी वजह से करते हैं ऐसा, ये मीसनर इफेक्ट की वजह से करते हैं, MEISSNER। तो ये ऐसा करते हैं मीसनर इफेक्ट की वजह से। तो मीसनर इफेक्ट क्या कहता है, इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द मीसनर इफेक्ट, द कंप्लीट इंजेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन इनटू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो जब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है, तो जो कंप्लीट यहाँ पर होता है इंजेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसके अंदर, जब भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जाता है। एक होता है हमारे पास में फेराडे रोटेशन, फेराडे रोटेशन, ये क्या है फेराडे रोटेशन, तो फेराडे रोटेशन है, फेराडे इफेक्ट से रिलेटेड है ये। फेराडे इफेक्ट इज यूज्ड टू मेजर द ऑप्टिकल रोटेटरी पावर एंड यूज्ड इन स्पिनट्रॉनिक्स, स्पिनट्रॉनिक्स रिसर्च टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेमीकंडक्टर। तो ये क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फेराडे इफेक्ट है, फेराडे रोटेशन के अंदर फेराडे इफेक्ट है, इस फेराडे इफेक्ट का कहाँ पर यूज किया जाता है, फेराडे इफेक्ट। तो फेराडे इफेक्ट का हम यूज करते हैं ऑप्टिकल रोटेटरी पावर को मेजर करने के लिए, यहाँ पर यूज किया जाता है, मेजर ऑप्टिकल रोटेटरी पावर, ऑप्टिकल रोटेटरी पावर, इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसको हम स्पिनट्रॉनिक्स रिसर्च में स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, स्पिनट्रॉनिक्स रिसर्च टू स्टडी पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिस थ्रू द फेराइड्स। तो जब यहाँ पर फेराइड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास होती हैं, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेराइड से पास होती हैं, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कंटिन्यू टू रोटेट टू एंगल ऑफ थीटा इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, either clockwise or anti-clockwise, or this plane of polarization change in the same direction whenever may be direction of polarization of the wave. This is called Faraday rotation. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब फेराइड्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप्लाई की जाती है, तो ये क्या होता है, प्लेन है वो पोलराइजेशन कंटिन्यू स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है वन डायरेक्शन में, और प्लेन का जो पोलराइजेशन है वो चेंज होता है इन सेम डायरेक्शन, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम डायरेक्शन चेंज कर दें, लेकिन जो पोलराइजेशन है सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की
जो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो भी यहाँ पर जो प्लेन का पोलराइजेशन है वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, हमारा फैराडे रोटेशन कहलाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस की। किसकी बात करते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या कहता है? It is a type of energy loss that occur in electrical machine due to the repeated magnetization and demagnetization of the iron core। तो यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस किसकी वजह से होता है? आयरन कोर को हम रिपीटेडली या तो मैग्नेटाइजेशन करते हैं या डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। मैग्नेटाइजेशन या फिर हम आयरन कोर को करते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो रिपीटेडली हम जब मैग्नेटाइजेशन करते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं, तो ये आयरन कोर है क्या शो करेगी? हिस्टेरिसिस लॉसेज है शो करना स्टार्ट कर देगी। एंड हम यहाँ पर कह सकते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है। ड्यू टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द आयरन कोर गेट मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड ईच साइकिल। जब ऐसी हम करेंगे तो आयरन कोर है, एक बार मैग्नेटाइज होती है, एक बार डीमैग्नेटाइज होती है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में मैग्नेटाइज होगी तो नेगेटिव साइकिल में डीमैग्नेटाइज होगी। तो ड्यूरिंग द ईच साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन सम एनर्जी इज लॉस्ट। तो एक साइकिल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस्ट होगी। ऐसी जब अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, और द एनर्जी लॉस एसोसिएटेड विद द हिस्टेरिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। और ये एनर्जी लॉस किस पर डिपेंड करेगा? कितनी एनर्जी लॉस होगी? ये डिपेंड करेगा हिस्टेरिसिस लूप पर, हिस्टेरिसिस लूप पर। एंड द हिस्टेरिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। यानी अगर हिस्टेरिसिस लूप का एरिया ज़्यादा होगा तो हिस्टेरिसिस लॉस भी ज़्यादा होंगे, अगर एरिया कम होगा तो हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होंगे। और इसका मेजर जो किया जाएगा, इट्स मेजर ऑफ एनर्जी लॉस पर साइकिल। तो लॉस यहाँ पर साइकिल यहाँ पर मेजर किया जाएगा, एक साइकिल के अंदर कितना लॉस हो रहा है। एक होता है फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जेडो फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? द मटेरियल दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन दे आर प्लेस्ड अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या है, जब भी इनको मैकेनिकल स्ट्रेस में क्या डाला जाएगा तो ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, फिजियो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है। एंड हम कह सकते हैं क्या कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी यूज्ड एज ए फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जो क्वार्टज प्रोड्यूस है फिजियो इलेक्ट्रिसिटी, और क्वार्टज क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पर फिजियो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। क्वार्टज फिजियो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है, जो भी क्वार्टज है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी इन सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पर क्रिटिकल डेंसिटी है सुपर कंडक्टर में, वो किस पर डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। क्रिटिकल डेंसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक सुपर कंडक्टर हमारे पास में, तो उसकी क्रिटिकल डेंसिटी कौन से फैक्टर पर यहाँ पर डिपेंड करती है। तो एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस पर डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और एक हो गया हमारे पास में क्या, टेम्परेचर। इन दोनों चीज़ों पर क्रिटिकल डेंसिटी है यहाँ पर क्या करती है, शो करती है, यानी वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर इन पर शो करेगी। सुपर कंडक्टिविटी की बात करें हम, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी इट इज द स्टेट ऑफ मटेरियल इन विच इट्स रेजिस्टेंस बिकम जीरो। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या कहती है कि ये वो स्टेट है मटेरियल की जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट वी हैव ए परफेक्ट डाई मैग्नेटिक व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस बिलो दी ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी अगर सुपर कंडक्टर का टीसी से अगर नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो ये कैसे बिहेव करने लग जाता है, एक परफेक्ट डाई मैग्नेटिक की तरह ये व्यवहार करने लग जाता है।
परफेक्ट डाई मैग्नेटिक की तरह ये व्यवहार करने लग जाएगा। और जब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन द क्रिटिकल फील्ड, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक फील्ड से लेस देन हो जाएगा, या क्रिटिकल मैग्नेटिक जो फील्ड है यहाँ पर जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे लेस देन हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लेस देन दी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि दी करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टर डिपेंड ऑन दी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर, इन दोनों चीज़ों पर वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मटेरियल है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो पोलराइज्ड हो जाता है। जब भी उसको क्या दिया जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाता है, वो पोलराइज्ड हो जाता है। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगी? जब भी हम उस मटेरियल को मैकेनिकल स्ट्रेस हम देते हैं तो वो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी जिसकी वजह से मटेरियल पोलराइज्ड हो जाता है? उसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजियो इलेक्ट्रिक, PIEZO, फिजियो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वो कहलाती है। तो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं कि फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर, वो हम देखेंगे। जैसे इसका चार्जेज हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, इट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल, कुछ मटेरियल की ये क्या होती है, एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्पॉन्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल में अगर हम स्ट्रेस देते हैं, वो भी मैकेनिकल स्ट्रेस अगर हम देते हैं, तो ये क्या जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करने लग जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कहलाती है फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी हम उसको मैकेनिकल क्या देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, वो यहाँ पर जनरेट करने लग जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। व्हेन द फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड अंडर द मैकेनिकल स्ट्रेस, इज शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर इन द मटेरियल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो सेंटर ऑफ द मटेरियल पर जाने लग जाते हैं, विद देन रिजल्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो जब भी फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इसको मैकेनिकल स्ट्रेस के अंदर डाला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर इन दी मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ द मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरेट हो जाता है या क्रिएट हो जाता है। वह रिवर्स्ड, और जब यहाँ पर जैसे ये सेंटर की से हट जाते हैं, जब ये सेंटर की तरफ आते हैं, आइदर स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट। कुछ पॉइंट है यहाँ पर फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल से रिलेटेड, जैसे कि फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, इट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिमेनेंट पोलराइजेशन एट जीरो वाइस वोल्टेज और द एबिलिटी टू स्विच द डायरेक्शन ऑफ दिस पोलराइजेशन। यानी अगर ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, ये क्या करते हैं, ये पोलराइजेशन रहते हैं किस पर, जीरो वाइस वोल्टेज पर ये पोलराइजेशन रहते हैं, यानी कि इनके अंदर पोलराइजेशन प्रेजेंस रहती है जीरो वोल्टेज पर भी। और ये क्या करते हैं, पोलराइजेशन की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। तो वो हमारे कहलाएंगे यहाँ पर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल हैं नॉर्मली सिंगल क्रिस्टलाइन या पॉली क्रिस्टलाइन फॉर्म के हो सकते हैं, एंड पासिस ए रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन ओवर ए सर्टेन टेम्परेचर रेंज। और कुछ टेम्परेचर रेंज पर ये जो भी इनके अंदर जो पोलराइजेशन होता है उसको ये पास करना स्टार्ट कर देते हैं। और देयर इज ए क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड द क्यू टेम्परेचर विच मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्डर
टू द डिसऑर्डर फेज। तो अगर ट्रांजिशन ऑर्डर फेज से डिसऑर्डर फेज में हो रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं क्योर टेम्परेचर पॉइंट। तो ये भी यहाँ पर फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर होता है। तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पोलराइजेशन है वो रहता है, जीरो वाइस वोल्टेज पर भी पोलराइजेशन रहता है। पोलराइजेशन यहाँ पर जीरो वाइस वोल्टेज पर भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि सुपर कंडक्टिविटी की हमने बात कर ही रखी है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, द सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन मटेरियल वेयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैनिश्ड और फ्रॉम विच मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आर एक्सपेल्डेड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है एक्सपेल्ड किया जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर जीरो हो जाता है। एनी मटेरियल एग्जिबिटिंग दीज प्रॉपर्टीज इज ए सुपर कंडक्टर। जैसे कि अनलाइक ऑर्डिनरी मेटालिक कंडक्टर whose resistance decrease gradually as the temperature is lowered even down to near absolute zero। तो superconductor has a characteristic of critical temperature below that which the resistance drop abruptly to zero। एक होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इट इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। यानी हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज की स्टडी करते हैं, उनकी एप्लीकेशन की जो स्टडी करते हैं वो कहलाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड द सिस्टम दैट सोर्स डिटेक्ट एंड कंट्रोल लाइट एंड यूजुअली कंसिडर्ड ए सबफील्ड ऑफ फोटोनिक्स। तो फोटोनिक्स का सबफील्ड हम कह सकते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स को। क्या करता है ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टडी करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के बारे में स्टडी करते हैं और सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि सोर्स के बारे में स्टडी की हमने, डिटेक्ट एंड कंट्रोल लाइट के बारे में स्टडी की, तो वो हमारे कहलाते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज इन दिस कंटेंट्स द लाइट ऑफन इंक्लूड विजिबल फॉर्म ऑफ रेडिएशन सच एज गामा रे एंड एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड इन एडिशन टू विजिबल लाइट। यानी इनविजिबल लाइट से विजिबल लाइट का स्टडी भी यहाँ पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में की जाती है। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आर इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल या ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं। और ये क्या करते हैं, दैट यूज सच डिवाइस इन दियर ऑपरेशन, और अपने ऑपरेशन में उन्हीं डिवाइसेज का ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, द मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट एटम्स मैग्नेटिक डाइपोल हैज पैरेलल ओरिएंटेशन। तो पैरेलल ओरिएंटेशन जिसके अंदर होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होते हैं। क्योंकि हमारे पास में जो मटेरियल हैं उनके अकॉर्डिंग बात करें हम, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा होता है, कैसा वो दिखाई देता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हम कह सकते हैं दिस सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखा जाता है तो स्ट्रांगली ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाता है। इन द सेम डायरेक्शन टू अप्लाइड द फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होता है, जिस फील्ड में यहाँ पर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उसी में ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक के। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरा मैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में जो डाइपोल्स हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं, जैसे कि कुछ इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई वापस आ रहा है, इस तरीके से कोई वापस जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इस तरीके से पैरामैग्नेटिक के अंदर भागते रहते हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर, जैसे मैग्नेटिक के अंदर तो सीधे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर जैसे कोई इधर जाएगा तो एक वापस आएगा, इस तरीके से एक इधर जाएगा तो एक इधर वापस आएगा, तो वो कहलाते हैं हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक। और एक होता है फेरी मैग्नेटिक, FERRI मैग्नेटिक, MAGNETIC। तो एंटी फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरी मैग्नेटिक के अंदर ये सीधा है, यानी कि हम कह सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक तो हो गया, ये एक जा रहा है एक आ रहा है। एक फेरी मैग्नेटिक होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया हमारा। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक भी इस तरीके से होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह, लेकिन इसके अंदर जो ये एक जा रहा है और एक आ रहा है वो छोटा तरीके से आएगा, इस तरीके से जाएगा, डाइपोल आएगा छोटे तरीके से,
वो कहलाते हैं हमारे एंटी यानी कि फेरी मैग्नेटिक कहलाते हैं। अगर हम फेरोमैग्नेटिक की एग्जांपल बात करें, फेरोमैग्नेटिक के कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे कि आयरन हमारा फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल है, निकल है, ये भी हमारा फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल है निकल, और कोबाल्ट है, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज जब हम देख लें, पहले एक प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं फेरोमैग्नेटिक की क्या होती है। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो यहाँ पर पैरेलल अलाइनमेंट है मैग्नेटिक डाइपोल्स का, ये हमें दिख रहा है। दीज सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो ये मैग्नेट के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी है, इट डेवलप स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी में ये स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन डेवलप करते हैं। एंड बाय रिमूविंग मैग्नेटाइजेशन फील्ड इट डज नॉट लॉस इट्स मैग्नेटाइजेशन। अगर हम मैग्नेटाइजेशन फील्ड हटा भी लेते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है उसको ये लॉस नहीं करेगा, उसको ये बनाए रखेगा। और व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये वीक से स्ट्रॉन्ग में जाएगा अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो, नॉन यूनिफॉर्म, तो ये जाएगा वीक से स्ट्रॉन्ग में जाएगा, वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और जब इसको हम केस में रखते हैं, यूनिफॉर्म में रखते हैं, तो यूनिफॉर्म में किस तरीके से बिहेव करेगा, यूनिफॉर्म में ये क्या करेगा, इट अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा यूनिफॉर्म में। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो मच ग्रेटर देन 1 होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसके अंदर बात करें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मच मच ग्रेटर देन 1 होती है। और रिलेटिव परमेबिलिटी है वो मच ग्रेटर देन 1 होती है। यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड हम कह सकते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी भी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होती है। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज मच लार्जर कंपेयर टू फ्री स्पेस। और यहाँ पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी यहाँ पर फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ये फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कोई मटेरियल हमने लिया, मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम देखेंगे, उसकी ससेप्टिबिलिटी हम देखेंगे। तो तीन तरह के हमारे पास मटेरियल हो गए, जैसे कि डाई मैग्नेटिक, एक हो गया हमारे पास में पैरामैग्नेटिक, एक हो गया हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक। अब ये तीन तरह के मटेरियल हैं, इनमें हम क्या करेंगे, एक तो हम देखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम XM से डिनोट कर देते हैं। एक हम देखेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी को हम लिख देते हैं Km इक्वल टू 1 प्लस XM। ये हमारी हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी, ये रिलेटिव है। और ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। और ये हमारी है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो बाकी है हम, क्योंकि ये बाकी चीजें हैं नेक्स्ट